दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक फ़ौजी जो सरहदों पर सीना तान कर देश की हिफाजत करता है ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें। लेकिन क्या हो जब उसी फ़ौजी को अपने ही देश में, अपने ही शहर में सिस्टम के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। सोचिए, एक नौजवान फ़ौजी अपने कंधे पर एक पिट्ठू बैग लटकाए और हाथ में एक सफ़ेद थर्माकोल का डिब्बा लिए दर-दर भटक रहा हो। लोग पूछें कि इस डिब्बे में क्या है, और वो फ़ौजी रोते हुए उस डिब्बे में से एक पॉलिथीन निकाले और कहे, साहब, ये मेरी सगी माँ का कटा हुआ हाथ है। जिस हाथ ने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, जिस हाथ ने मुझे रोटियां खिलाई, आज वह एक डॉक्टर ने मेरी माँ के यहाँ उस हाथ को काट दिया है। सुनकर रूह कांप गई ना? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, ये इसी देश के उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना और दास्तान है। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी, बल्कि भारत के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसकी चर्चा हमेशा हुआ करेगी। एक ऐसा दिन जब 50 हथियारबंद फौजियों ने पुलिस कमिश्नर के ऑफिस को छावनी में तब्दील कर दिया। आखिर क्यों एक फौजी को ऐसा खौफनाक कदम उठाना पड़ा? क्या है इस थर्माकोल के डिब्बे के पीछे का वो काला सच? आइए, आज की इस कहानी में हम इस पूरी बात की गहराई को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप मेरे देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से। यहाँ एक थाना लगता है हथगांव, और इसी थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है आली मऊ। इस आली मऊ गांव का रहने वाला एक नौजवान जिसका नाम है विकास सिंह। विकास सिंह कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि वो आईटीबीपी का एक सिपाही है। उसकी पोस्टिंग कानपुर के महाराजपुर में आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में बतौर कांस्टेबल है। विकास अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि इसी गांव में उसकी माँ निर्मला देवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। एक बेटे का दिल तड़प उठता है। विकास घर वालों से कहता है कि आप लोग परेशान मत होइए, माँ को तुरंत आप महाराजपुर ले आइए, मैं यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर्स को उसे दिखा दूंगा, उसका अच्छे से इलाज करा दूंगा। परिवार वाले निर्मला देवी को लेकर कानपुर आ जाते हैं। महाराजपुर में विकास अपनी माँ को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुँचता है। डॉक्टर उनका तुरंत ईसीजी करता है। ईसीजी की रिपोर्ट में उनकी हालत देखकर डॉक्टर के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। वो विकास से कहता है कि देखो, इनकी हालत ठीक नहीं है, मैं सलाह दूंगा कि आप इन्हें तुरंत किसी हायर मेडिकल सेंटर या किसी अच्छे बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि इनका सही इलाज वहीं हो सकता है। जैसे ही विकास ये चीज़ सुनता है, वो भी घबरा जाता है। तो उसके साथ साथ जैसे ही विकास के परिवार वाले ये बात सुनते हैं, वो भी सब घबरा जाते हैं। अब आपस में मशवरा होने लगा कि आखिर कानपुर जैसे बड़े शहर में माँ को कहाँ और कैसे लेकर जाएं। अब आपस में मशवरा होने लगा कि आखिर कानपुर जैसे बड़े शहर में माँ को कहाँ लेकर जाया जाए। तभी कुछ जानकारों ने सलाह दी कि पारस हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ लेकर जाना चाहिए। शाम का वक्त हो रहा था। माँ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। एक एक पल भारी पड़ रहा था। तुरंत गाड़ी का इंतजाम किया गया और वो लोग पारस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, माँ की सांसें उखड़ने लगी। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक बहुत भारी जाम लग गया, और जाम इतना भयंकर था कि गाड़ी रेंग भी नहीं पा रही थी। पारस हॉस्पिटल पहुंचना अब नामुमकिन सा लग रहा था। तभी गाड़ी में बैठे लोगों ने कहा कि पारस हॉस्पिटल पहुंचने में तो बहुत वक्त लग जाएगा और माँ की जान भी जा सकती है। एक काम करते हैं, पास ही में कृष्णा हॉस्पिटल है, अभी फ़िलहाल माँ को वहीं पर लेकर चलते हैं। यही वो फैसला था दोस्तों, जिसके आगे चलकर इस फौजी की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान ला दिया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कृष्णा हॉस्पिटल में जैसे ही एंट्री होती, जैसे ही वो लोग माँ को लेकर पहुँचते हैं, माँ को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया जाता है। डॉक्टरों ने पूछा, क्या दिक्कत है? परिवार ने बताया कि इन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टरों ने कहा, आप लोग बाहर बैठिए, चिंता मत कीजिए, हम इलाज शुरू कर रहे हैं। डॉक्टरों का ये कहना था। परिवार वाले बाहर बैठ जाते हैं एंड इलाज शुरू हो जाता है। करीब करीब 12 घंटे बीत गए। 12 घंटे बीत जाने के बाद परिवार को राहत की खबर मिली। निर्मला देवी की जो तबीयत थी, जो ख़राब थी, वो अब ठीक होने लगी थी। सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी, वो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। सबसे चैन की सांस ली जो उनका बेटा था उसने। लेकिन तभी विकास भी अपनी माँ सबने चैन की सांस ली, लेकिन तभी विकास भी अपनी माँ के पास जाता है। जैसे ही उसकी नज़र माँ के सीधे वाले हाथ पर पड़ती है, वो सन्न रह जाता है। माँ का वो सीधा हाथ बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था। सिर्फ सूजा ही नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे काला और नीला पड़ रहा था। विकास घबरा कर तुरंत डॉक्टर के पास भागता है। वो पूछता है,
डॉक्टर साहब, मेरी माँ के हाथ को क्या हो गया? ये सूज क्यों रहा है? काला और नीला क्यों पड़ रहा है? डॉक्टर बहुत ही कैजुअल तरीके से जवाब देता है, अरे आप परेशान मत होइए, ये मतलब परेशान होने को आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा 1 आध घंटे का समय तो दीजिए, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो विकास भी थोड़ा चिल हो जाता है, लेकिन 1 आधा घंटा करते-करते पूरी शाम बीत जाएगी। अगली शाम आ जाती है और दिन आ जाता है 14 मई 2026 का। हाथ की हालत सुधरने के बजाय और ज़्यादा भयानक हो चुकी थी। अब जाकर कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर के भी हाथ-पाँव फूलने लगते हैं। वो परिवार से कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, इन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाइए और उनको वहाँ शिफ्ट कराइए, वहीं इनको दिखवा लीजिएगा। यह सुनते ही विकास और उसके परिवार वालों के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। अब जब उन्हें अपनी माँ की जान बचानी थी, तो वो तुरंत अपनी माँ को वहाँ से निकालते हैं और सीधे उसे पारस हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, जहाँ वो पहला जाना चाहते थे। पारस हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने निर्मला देवी के उस नीले और काले पड़ चुके हाथ को देखा, तो उन्होंने जो बताया, उसने ना कि फौजी की दुनिया उजाड़ दी, बल्कि डॉक्टरों ने कहा इनके सीधे हाथ का ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार पूरी तरह से रुक चुका है। कलाई से आगे तक खून नहीं जा पा रहा है। शायद खून बहुत गाढ़ा हो गया है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? अलग अलग डॉक्टरों ने से जब विकास ने बात की, तो दबी जुबान में एक बात सामने आई कि शायद कृष्णा हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन लगाया गया था वो शायद गलत लग गया, एंड उस इंजेक्शन की वजह से जो नस में लगना चाहिए था वो शायद मांस या मसल में लगा दिया गया, जिसकी वजह से पूरी दिक्कत पैदा हो गई, जिसकी वजह से उसकी माँ का हाथ नीला और काला पड़ गया था। पारस के डॉक्टरों ने कहा, हम एक आखिरी कोशिश करते हैं, लगभग रुपए 400 के आसपास एक इंजेक्शन आता है, हम वो लगाकर देखते हैं, आखिर देखते हैं कि क्या होगा। हो सकता है कि उससे गाढ़ा खून हल्का हो जाए और सर्कुलेशन वापस चालू हो जाए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं घूमा, तो हमें मरीज की जान बचाने के लिए इस हाथ को काटना पड़ सकता है। सोचिए, उस बेटे पर क्या गुजरी होगी। सांस लेने में दिक्कत के लिए अस्पताल लाया था और अब माँ के हाथ काटने की नौबत आ गई थी। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि फैसला जल्दी लीजिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरे हाथ में फैलने लगेगा और पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जिसकी वजह से मरीज की जान भी जा सकती है। अब दिन आता है 17 मई 2026 का। वक्त बहुत कम था। मजबूरी में भारी मन और आंसुओं के साथ परिवार को एक कठोर फैसला लेना पड़ गया और आखिरकार 17 मई 2026 की वो मनुष्य शाम आ गई। डॉक्टर ने निर्मला देवी का वो सीधा हाथ कलाई से थोड़ा ऊपर यानी कोहनी के नीचे से काटकर शरीर से अलग कर दिया। जिस माँ ने अपनी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया था, आज उसी माँ का हाथ इस फौजी के सामने एक निर्जीव टुकड़े की तरह पड़ा था और जिसे देखकर विकास बहुत दुखी हो रहा था। लेकिन विकास एक चीज सोचता है कि अब वो एक इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। उस सिस्टम के नंगे नाच को सबके सामने लेकर आएगा जो ये इस टाइप के हॉस्पिटल्स में फैला रखा है। क्योंकि अब विकास के अंदर एक फौजी की आग धधकने लगी। उसे समझ आ गया कि ये घोर मेडिकल लापरवाही का नतीजा है। उसे इस मामले की निष्पक्ष जांच करवानी थी। उसने अपनी माँ का वो कटा हुआ हाथ एक पॉलिथीन में लपेटा, उसे एक सफ़ेद थर्माकोल के डिब्बे के बर्फ में रखा और सीधा निकल पड़ा पुलिस थाने। थानेदार के पास पहुंचकर उसने अपना दर्द बयां किया। एक कागज़ पर प्रार्थना पत्र लिखकर दिया कि जी मैं आईटीबीपी का जवान हूं और मेरी माँ के साथ कृष्णा हॉस्पिटल में ये लापरवाही हुई। थानेदार ने अर्जी रख ली और वही रटाया रटाया जवाब दिया कि आप चिंता मत करो, बिल्कुल हम जांच करवाएंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास को किसी ने बताया कि एक नई महिला आईपीएस ऑफिसर आई है, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। एक फौजी अपने कंधे पर बैग और हाथ में माँ का कटा हुआ हाथ लेकर उस आईपीएस ऑफिसर के दफ्तर पहुंच गया। वहां भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन नतीजा सिर्फ वही कि कोई कार्रवाई नहीं। दोस्तों, 2-4 दिन बीत जाने के बाद जब 3 दिन से वो बेटा उस थर्माकोल के डिब्बे को सीने से लगाए दर दर भटक रहा था, तब पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं दी, तो हार मानकर टूटकर उसने अपने सबसे बड़े अधिकारी यानी आईटीबीपी 32 बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर गौरव प्रसाद के वो पास पहुंच जाता है एंड उनको सारी अपनी आप बीती सुनाता है। तो जब वो अपने कमांडेंट को आप बीती सुनाता है, रोते हुए सारी कहानी अपने कमांडेंट गौरव प्रसाद को बताता है, तो जो उसके सीओ साहब होते हैं वो उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम साथ हैं, तुम जाओ, हम तुम्हारी मदद पूरी करेंगे। सीओ साहब लगातार अपने फौजी की खैर खबर ले रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगली बार पुलिस को किसी बड़े अधिकारी के पास जाओ तो मेरी बात ज़रूर करा देना। दिन आता है 19 मई 2026 का। सुबह के लगभग 11:30 बजते हैं। विकास
पुलिस कमिश्नरेट यानी सीपी ऑफिस पहुंचता है। इसी बीच खबर आती है सीएमओ यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कि इस मामले की जांच के लिए पत्र लिखा गया था और सीएमओ ऑफिस ने चंद घंटों के भीतर ही अपनी जांच पूरी करके अस्पताल को क्लीन चिट दे दी थी। आखिर कैसे? मतलब एक फौजी की मां का जो हाथ कट गया था और सिस्टम के चंद घंटों में ही कह दिया कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। यह खबर सुनते ही विकास पूरी तरह टूट गया। वो वहीं पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर फूट फूट कर रोने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद पत्रकारों की नज़र उस पर पड़ी। सुबह का वक्त था। मीडिया वाले अक्सर ऐसी जगहों पर खबरों के लिए खड़े रहते हैं। जब पत्रकारों ने उससे पूछा तो वो थर्माकोल के डिब्बे में आखिर क्या है, तो वो उस थर्माकोल के डिब्बे को ज़मीन पर रखता है, पॉलिथीन खोलता है और सबको वो हाथ दिखा देता है और कहता है कि देखो ये मेरी माँ का हाथ है, मैं आईटीबीपी का सिपाही हूँ और कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। मीडिया के कैमरे ऑन हो गए। कुछ पत्रकार तो डिब्बे के अंदर तक झांकने लगे। वहाँ मौजूद पुलिस अफसर के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत कहा, जल्दी से इसे बंद करिए। उसने डिब्बा पैक करवाया ताकि मीडिया तक बात ना जाए। उसने विकास को किनारे ले जाकर कहा, परेशान मत होइए, हम सीएमओ को पत्र लिख रहे हैं। लेकिन विकास जानता था कि जांच के नाम पर बस होना क्या है, उसको एज इट इज़ धोखा मिल जाएगा, जैसे इस बार उन्होंने धोखा दिया था। तो ये जैसी खबर उधर आईटीबीपी के बटालियन में एक खबर पहुंचती है तो उनके एक साथी के साथ, उनके फौजी भाई के साथ सिस्टम ऐसा भद्दा मजाक कर रहा है, जवानों का ना खून खोल उठता है। कमांडेंट गौरव प्रसाद और बाकी अधिकारियों की मीटिंग होती है। मीटिंग में पता चलता है कि जो एक कृष्णा हॉस्पिटल है उसने इस डॉक्टर के पहले एक आध फौजियों के साथ ऐसी लापरवाही हरकतें की हैं, इस पर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। फौजियों ने एक ऐसा प्लान बनाया जो शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं सुना गया होगा। हाँ, इसे अनुशासनहीनता के दायरे में जरूर देखा जा सकता है क्योंकि ये किसी फिल्म के सीन जैसा था, लेकिन एक बेटे के दर्द ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। आईटीबीपी के लगभग 50 फौजी हथियारों से लैस होकर 8 गाड़ियों के काफिले में सवार हुए और सीधा कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गए। गाड़ियां रुकती हैं। हथियारबंद फौजियों ने कमिश्नर ऑफिस को चारों तरफ से ऐसा घेर लिया मानो किसी युद्ध के मैदान में दुश्मनों के मोर्चे की पोजीशन ली जाती है। हर तरफ सन्नाटा छा गया। पुलिस वालों ने एक खौफनाक मंजर देखा तो सकते में आ गए। अंदर पुलिस कमिश्नर सीपी को भी नहीं पता था कि अचानक उनके दफ्तर के बाहर ये क्या बवाल हो गया। अंदर से तुरंत बड़े अधिकारियों का संदेश आया कि कृपया शांत रहिए, आइए टेबल पर बैठकर बात करते हैं। सीपी को ये बात बहुत अखर रही थी। उनका मानना था कि अगर बात करनी थी तो 1-2 अधिकारी आ जाते। इस तरह हथियारबंद फौजियों की पूरी पलटन लेकर आने की क्या ज़रूरत थी। उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इन फौजियों ने उनको इस तरीके से क्यों घेर लिया। बहरहाल अधिकारियों के इशारे पर फौजियों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी। आईटीबीपी के जो कमांडेंट होते हैं गौरव प्रसाद और अन्य अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर और सीएमओ के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग की। ये हाई लेवल मीटिंग लगभग 2.5 से 3 घंटे तक चली। आईटीबीपी के जो अधिकारी होते हैं उन्होंने साफ कह दिया था कि जो अभी तक जांच हुई है और जो क्लीन चिट दी गई है हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हमें इस मामले की एक निष्पक्ष जांच चाहिए। अगर हमें संतुष्टि नहीं मिली तो हम उच्च स्तरीय जांच की भी मांगे करेंगे। पुलिस की तरफ से भी बाद में मीडिया को सफाई दी गई कि ये कोई घेराव नहीं था। अधिकारी और जवान आए थे, मैं अंदर सर के पास बैठा था, जवान बाहर खड़े थे और मीडिया ने इसे गलत रूप से ले लिया है। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो वीडियो जिसने एक फौजी अपनी माँ का कटा हुआ हाथ लेकर फूट फूट कर रो रहा था सोशल मीडिया पे जंगल की आग की तरह फैल चुका था। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, हर जगह बस इस कानपुर की घटना की चर्चा हो रही थी। अब देश के 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। कुछ लोग इस फौजियों के अनुशासनहीनता कह रहे हैं और वो हथियार लेकर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में कैसे पहुंच गए। वहीं लाखों लोग उन फौजियों को सैल्यूट कर रहे हैं कि उन्होंने अपने एक भाई के लिए, एक लाचार बेटे के लिए सिस्टम से सीधा बगावत कर दी थी। मतलब यकीन मानने वाली बात है कि पूरी बटालियन एक साथ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस तक पहुंच गई। तो दोस्तों फौजियों ने जो कसम खाई होती है कि वो भारत माँ की सेवा करेंगे, लेकिन क्या उस माँ की कोई अहमियत नहीं होती जिसने उन्हें जन्म दिया होता है। काश यह गुस्सा, यह जिम्मेदारी उस थानेदार ने दिखाई होती। काश उस आईपीएस ऑफिसर ने उसकी बात सुनी होती। काश उस सीएमओ ने बिना जांच के उसे क्लीन चिट ना दी होती, तो आज ये नौबत नहीं आती। एक फौजी को अपनी ही व्यवस्था से लड़ने के लिए अपने ही साथियों को सड़क पर लेकर उतरना नहीं पड़ता। फिलहाल हम सब यही उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले की, उस डॉक्टर की और कृष्णा हॉस्पिटल की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सबके सामने आ सके। आखिर सांस लेने में दिक्कत आई थी तो हाथ काटने की नौबत कहाँ से आ गई। उस गरीब फौजी को, विकास सिंह को इंसाफ मिलना ही चाहिए। आप इस पूरे वाक्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या फौजियों का हथियार लेकर पुलिस ऑफिस पहुंचना सही था या सिस्टम का अंधापन
इसकी असली वजह थी। जो भी आपकी राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसका पहलू ज़्यादा ठीक लग रहा है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही और नई नई वीडियोज़ लाता रहूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।